Welcome everyone. Nikhar here from Fatma Teachers Training College Ranchi. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों पर। इस क्रम में आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण मूर्त संक्रिया अवस्था को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में। संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण को जीन पियाजे के अनुसार जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके अनुसार तीसरे चरण को कंक्रीट ऑपरेशन फेज के नाम से जाना जाता है या कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसको हम लोग ठोस संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। ठोस संक्रिया अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन फेज, ये अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था ठोस संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशन फेज के नाम से जाना जाता है। तो स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है ना कि बाल्यावस्था के साथ संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे के तीसरे चरण की साम्यता है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में जो भी विकासात्मक विशेषताएं देखने को मिल रही थी, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वहां पर देख रहे थे कि सामाजिक जीवन की शुरुआत होती नजर आ रही थी। इसके साथ साथ लोग कल्पनाओं से, बालक कल्पनाओं से बाहर निकलता है, वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। इसी को डर्टी एज और स्मार्ट एज के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ इस उम्र की विशेषताओं में देखने को मिलेंगी और इसकी छाप संज्ञानात्मक विकास पर भी देखने को मिलती है। जैसे माइक म्यूट कर लीजिएगा, जिनका भी ऑन है अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा जब तक कि कोई प्रश्न पूछना ना हो। तो तो इस अवस्था में काइंडली म्यूट योर माइक। मैं म्यूट कर देता हूं, उसके बाद भी आप अनम्यूट क्यों कर लेते हैं? इस अवस्था में, मूर्त संक्रिया अवस्था में देखा जाता है कि वस्तुओं को पहचानना, मतलब उसको सही पहचानने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके बारे में जितनी जानकारी रखी है, आप वो चीज अपने व्यवहार के थ्रू दिखा रहे हैं। सिर्फ वो पहचानना नहीं, पहचानने का मतलब बिल्कुल सही पहचानना, करेक्ट रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेद करना। अगर आप सही पहचान पा रहे हैं तो दोनों के बीच में आप अंतर करने में भी अंतर करने में भी आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इसको वर्गीकृत करना, जैसे आपको अगर कहा जा रहा है, पहले अगर कहा जाए शैशवावस्था के दौरान कि 5 जंगली जानवरों के नाम आप लिखें, तो वहां पर आप ये समझ नहीं पाते हैं कि जंगली जानवर किसको कह रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल किसको कह रहे हैं। लेकिन इस अवस्था में आकर के आप उसको आराम से क्लासिफाई करने में सक्षम हो जाते हैं। और भी चीजें, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, और भी बहुत सारी चीजें जिसके आधार पर आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि इवन और ऑड नंबर है, अगर इसके हिसाब से आपको क्लासिफाई करने के लिए दे दिया जाए कि इवन को एक जगह छाट कर लिखिए और ऑड को एक जगह लिखिए,
तो आप देखें कि शैशवावस्था के बच्चों में इतनी संज्ञानात्मक योग्यता नहीं होती है कि वो इसको वर्गीकृत कर पाएँ। लेकिन बाल्यावस्था तक आते-आते वो इसमें सक्षम हो जाते हैं। इसके साथ-साथ उपयुक्त नाम के द्वारा समझने की क्षमता भी विकसित होती है। यानी एप्रोप्रिएट उसका क्या नाम होना चाहिए, उस नाम के आधार पर भी वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं। साथ ही साथ 2 वस्तुओं के बीच में किस प्रकार की समानता है या कौन-कौन सी असमानताएँ हैं, इन चीज़ों को भी वो आइडेंटिफ़ाई करने लग जाते हैं। अलग-अलग जगहों पर आपने भी वो पज़ल बनाया होगा जब 2 चित्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि दोनों चित्र बिल्कुल समान हैं, लेकिन उनमें कुछ गलतियाँ सेकंड वाले फिगर में कर दी गई है, आपको वो पता करना है, यानी असमानता को ढूँढना है। तो बाल्यावस्था में पहुँच चुके बालक जो होते हैं, वो इन गलतियों को आराम से ढूँढ सकते हैं, इन असमानताओं को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन शैशवावस्था के बच्चों में इतनी योग्यता जनरली नहीं होती है कि वो इसके समानता-असमानता को पकड़ सकें। फिर 2 फैक्ट के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में जो कुछ भी संबंध होता है, इसको पता कर पाना, किसी भी चीज़ के दूरी को ठीक-ठीक आकलन कर पाना, इन सभी चीज़ों की योग्यता मूर्त संक्रिय अवस्था के दौरान विकसित होती है, यानी 7 से 11-12 वर्ष की उम्र तक में। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि इन योग्यताओं के विकसित होने के साथ-साथ और कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, जो कंक्रीट ऑपरेशनल फेज से जुड़ी हुई हैं। तो इस अवस्था में संक्रियात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। संक्रियात्मक चिंतन इस वर्ड को जब हम लोग कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का गहराई के साथ विश्लेषण कर पाना, इनको बाकी चीज़ों के साथ जोड़ करके देख पाना, ठीक है? तो संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता मूर्त संक्रिय अवस्था के दौरान विकसित हो जाती है। इसके साथ-साथ आत्म केंद्रित विचारों में कमी आने लगती है। आत्म केंद्रित विचार किसको कहते हैं? आत्म केंद्रित का मतलब है अपने ऊपर केंद्रित। तो जो छोटा बच्चा होता है, शैशवावस्था का शिशु होता है, वो हर एक चीज़ में अपने आप को केंद्र में रखता है। बाल्यावस्था में आते-आते या फिर जीन पियाजे के ये जो तीसरा चरण है, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियावस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशन फेज कह रहे हैं, इस समय तक आते-आते आत्म केंद्रित विचारों में कमी आने लगती है। इस अवस्था में बच्चों में मूर्त समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित हो जाती है। मूर्त समस्या मतलब जो सामने दिख रहा है, अगर ऐसा कोई समस्या है, तो उसका समाधान जनरली वो कर लेते हैं। लेकिन अमूर्त समस्याओं के बारे में अब भी वो नहीं सोच पा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको समझिए, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मूर्त समस्या का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं 2 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर 3 चेयर है, ठीक है? सॉरी वो उल्टा हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं वहाँ पर और 2 चेयर है, ठीक है? अब उसको कैसे आप बैठाएँगे? तो ये सामने में दिख रही समस्या है, और भी इससे जुड़ी हुई समस्याएँ आ सकती हैं, मतलब जैसे मैथ्स में कोई आपको दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, किसी वस्तु को अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, उसको क्लासिफाई या कैटेगराइज़ करने के लिए दे दिया जाए, तो ये सारी समस्याएँ अमूर्त समस्याओं में गिनी जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन्स, इस तरह की समस्याएँ जब आती हैं, तो बाल्यावस्था में से गुज़र रहा कोई भी बालक इसके समाधान को करने में सक्षम होता है। और एग्ज़ैक्ट यही चीज़ मूर्त संक्रिय अवस्था के साथ सिमिलर है, ठीक है? मूर्त संक्रिय अवस्था और बाल्यावस्था दोनों का उम्र बिल्कुल बराबर है। तो इस दौर में वो इतना करने में तो सक्षम है, लेकिन कोई अमूर्त समस्या अगर उसके सामने रख दी जाए, जैसे ओज़ोन का लेयर अगर समाप्त हो जाए, तो धरती पर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा? अगर इस तरह की समस्या उसको हम देते हैं बनाने के लिए या सॉल्व करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी संज्ञानात्मक क्षमता अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो इस तरह के क्वेश्चन्स का आंसर ढूँढ सके या इस तरह के प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सके। ठीक है? तो मूर्त समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित हो रही है इस दौरान, लेकिन अमूर्त समस्याओं के समाधान की क्षमता अभी भी विकसित नहीं हो पाई है। इसके साथ-साथ है कि इस अवस्था में चिंतन में क्रमबद्धता की थोड़ी कमी रहती है। शैशवावस्था में तो हम देख रहे थे कि वहाँ पर तार्किकता की कमी पाई जा रही थी। यहाँ पर भी वो कमी बरकरार है। थोड़ा बहुत सुधार होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से वो तार्किक चिंतन करने में दक्ष बन चुका हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? होता क्या है, शैशवावस्था से जस्ट वो बाहर निकलता है, वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, तो जितनी चीज़ों की जानकारी उसे हो पाती है, उतने चीज़ों को ही जोड़ करके वो कोई एक तार्किक चिंतन की दीवार खड़ी कर सकता है या इस तरह के पैटर्न को निर्मित कर सकता है। जैसे-जैसे उसके अनुभव बढ़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे इस योग्यता में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी या ये और भी ज़्यादा विकसित होगा। लेकिन आरंभिक दौर में ऐसा हो नहीं पाता है। यही वजह है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि तार्किक चिंतन की योग्यता में अभी भी थोड़ी कमी पाई जा रही है। यानी क्रमबद्धता नहीं है। किसी चीज़ के बीच में सीक्वेंस को वो या किसी ऑर्डर को वो फ़ॉलो नहीं कर पाते, उसे कठिनाई होती है। अब इसी अवस्था में एक और विशेषता देखने को मिलती है कि बच्चों को गणित को पढ़ने में और गिनती करने में इंटरेस्ट आने लगता है। इस दौरान अगर आप उसको कहते हैं कि उल्टी दिशा में काउंट करो, तो वो उल्टी दिशा में काउंट करने में सक्षम होने लगता है। लेकिन अगर इस अवस्था से पहले शैशवावस्था के किसी बच्चे को या कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के किसी बच्चे को कहें कि 100 से पीछे की ओर आप काउंट करते चले जाएँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रारंभ में समझ में नहीं आएगा और वो बहुत सारी मिस्टेक्स को करेगा। लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में पहुँच चुका होता है, तो यहाँ पर उसमें ये योग्यता विकसित हो जाती है। साथ ही साथ 2 वस्तुओं में कौन-सी वस्तु छोटी है और कौन-सी बड़ी है, इस तरह के संबंध को भी वो समझने लगता है। आप देखेंगे कि कौन-सा नंबर बड़ा है या छोटा है, वो जो ग्रेटर दैन और लेस दैन का क्वेश्चन हम लोगों में से सभी ने प्रायः बनाया होगा इसको। क्लास 2 में जनरली ये आता है, 1 में तो कम ही रहता है। क्लास 2 और 3 में इस तरह के क्वेश्चन्स रहते हैं कि 999 इज़ ग्रेटर दैन 888 या 888 इज़ लेसर दैन 999 इस तरह के क्वेश्चन्स। तो हम देखते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशन फेज़ में आकर के ही बच्चे इस तरह के प्रश्न को समझने लगते हैं या इसका सही-सही उत्तर कर पाते हैं। और एक अन्य विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चे ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि 100% प्रैक्टिकल हो जाए और रियलिस्टिक हो जाए। यथार्थवादी होना, व्यावहारिक होना यहाँ पर प्रारंभ हो चुका होता है या अच्छा खासा विकसित हो चुका होता है, लेकिन पूर्ण विकसित इस अवस्था में नहीं हुआ रहता है। तो इनकी सोच रियलिस्टिक होने लगती है और ये पहले से बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होने लग जाते हैं। इस दौरान और भी कई तरह के क्षमताओं का विकास होता है, जैसे संरक्षण की क्षमता, किसी भी चीज़ को प्रिज़र्व करना, उसका कंज़र्वेशन, इसके साथ-साथ क्रमानुसार किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। क्रमानुसार मतलब अब घटते हुए क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है। फिर दोनों के बीच में क्या म्यूचुअल रिलेशंस हैं, इस चीज़ को अगर डिसाइड करना हो तो इस तरह के क्वेश्चन्स को भी वो बनाने लग जाता है। साथ ही साथ लंबाई का बोध होना प्रारंभ हो जाता है, संख्या का बोध होना प्रारंभ होता है, क्लासिफिकेशन करने में वो सक्षम हो जाता है, ठीक है? तरल चीज़ों में अंतर करने लगता है, जैसे ठोस और तरल, सॉलिड और लिक्विड के बीच में अंतर करना प्रारंभ कर देता है वो, या बखूबी इस चीज़ को समझने लगता है। इसके साथ-साथ वज़न का बोध, क्वांटिटी का बोध और एरिया का बोध भी उसको होने लगता है। जैसे शैशवावस्था के किसी बच्चे को एक बड़े साइज़ का बुक आप दिखा दें और छोटे साइज़ का बुक दिखा दें, तो उसके लिए वो मायने नहीं रखता, उसके लिए बस दोनों एक-एक है। ये मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था ही वो दौर है जब
आप उससे ₹1 का 2 सिक्का ले लेते हैं और उसको ₹10 का 1 सिक्का दे देते हैं। बच्चे को उसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहता, उसको लगता है कि हमसे 2 कॉइन लिए गए और मुझे 1 ही कॉइन दिया गया। उस वैल्यू को वो नहीं समझ पा रहा है। इस अवस्था में यानी कंक्रीट ऑपरेशन फेज़ में आकर के बच्चे को ये समझ आना शुरू हो जाता है कि वैल्यू मायने रखता है, कॉइन्स के नंबर्स मायने नहीं रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक योग्यता या विशेषता इस दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इस अवस्था के दौरान देखने को मिल रही हैं हमें। तो कंक्रीट ऑपरेशन फेज़ की इन सभी विशेषताओं को देखने के बाद विश्लेषण के तौर पर या कह सकते हैं इसको अगर संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करें तो एक अवधारणा बनती है कि चूंकि बाल्यावस्था में हर एक चीज अपना पैटर्न निर्मित करना प्रारंभ कर देता है। ठीक वही अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, जिसको हम लोग कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के नाम से जान रहे हैं, मूर्त संक्रिया अवस्था। तो इस दौरान ये सारी चीजें अपने एक पैटर्न को निर्मित करने में लग चुकी होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा समझ किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में उनका विकसित होता चला जाएगा, वो एक पैटर्न को पकड़ना प्रारंभ कर देगा। यानी वो सारा का सारा नॉलेज कंक्रीट होने की अवस्था में आ चुका होगा। अपने आप को दृढ़ करेगा, अपने जानकारी को मजबूत करने का प्रयास करेगा। इस अवस्था में ही थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। किसी भी बालक के संज्ञानात्मक योग्यता को इसी अवस्था में एक शेप दिया जा सकता है। अगर ये इस अवस्था के लास्ट तक आते-आते पूर्णतः कंक्रीट स्टेज में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो फॉर्मल रूप ले लेगा जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। और एक बार ये फॉर्मल रूप अगर धारण कर लेता है, तो फिर इसमें मैनिपुलेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे भी समझिए कि कोई बालक है जो वैल्यू को गलत समझ रहा है या इवन ऑड से संबंधित अवधारणाएं स्पष्ट नहीं हो पाएंगी उसकी। इस अवस्था के दौरान भी अगर उसमें विशेष सुधार नहीं किया गया, कोई एफर्ट नहीं लगाया गया, तो एक लंबे समय के बाद वो उसी चीज को सही मानता रहेगा। पूरे बाल्यावस्था में उसने जिस गलत चीज की प्रैक्टिस की वो उसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो संज्ञानात्मक योग्यताओं की जो सीधी व्यवस्था है या उसका जो सीधा संबंध है, वो हमारे सोच के साथ है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस के साथ है। तो अगर हमारे थिंकिंग प्रोसेस में कोई नेगेटिव ट्रेट इस दौरान विकसित होने लगता है और कंटिन्यू बना रह जाता है, तो इस फेज के खत्म होने के बाद वो नेगेटिव थॉट ही फॉर्मल रूप धारण कर लेगा, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका होगा। फिर उस पैटर्न को एडोलेसेंस के दौरान तोड़ना या उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो इसका नाम जो दिया गया ठोस संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस दौरान थॉट प्रोसेस कंक्रीट होने लगता है। होता नहीं है, कंप्लीटली नहीं होता। ये कंक्रीट होने की अवस्था में होता है। ठीक है? तो एक बार जैसा विचार निर्मित हो गया, वैसा ही व्यक्तित्व वाला मनुष्य उधर विकसित होगा। ठीक है? तो इस स्टेज से संबंधित जो कुछ भी प्रश्न आपके माइंड में आ रहा हो, आप लोग बेझिझक यहाँ पूछ सकते हैं।